हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ममता। आज हम फिजिक्स का टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ मोशन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोशन होता क्या है। मोशन मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट का गति में होना। कोई भी ऑब्जेक्ट गति में कब होएगी? जब उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा। कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। तो चेंज करेगा तभी हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। कोई भी फोर्स ये जरूरी नहीं है कि हम अपने हाथ से लगाएं, यानी उसके उस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट करें तभी वो फोर्स लगे। जैसे कि लगा लीजिए ये मार्कर है, इस पर हमने ऐसे फोर्स लगाया तभी ये मूव किया। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। फुटबॉल को किक किया वो तभी मूव किया, यानी हमने उसके साथ कॉन्टैक्ट किया तो उसे हम टच आया। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। जैसे कि कोई भी पेड़ से पत्ता गिरता है, वो ऐसे तो नहीं गिरा, उसके ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स लगाया, बट हमने तो उसके ऊपर ऐसा कोई फोर्स नहीं लगाया। उसके ऊपर फोर्स कहाँ से लगा? अर्थ से लगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब क्या है? कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, चाहे वो कॉन्टैक्ट से हो या नॉन कॉन्टैक्ट से हो, जब उसके ऊपर लगेगा तो अगर वो अपनी पोजीशन में चेंज कर लेती है बॉडी, अगर बॉडी की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है। मोशन दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? भी ऑब्जेक्ट जिस स्पीड में चल रहा है, यानी जिस वेलोसिटी से चल रहा है, वो अपनी वेलोसिटी में चेंज नहीं करता। उसके पास सिर्फ उसी वेलोसिटी होती है, कोई उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं होता, कुछ नहीं होता। यानी अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करेगा, तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अब आगे हम लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले हम एक छोटी सी प्रॉपर्टी है होती है इनर्शिया, उसको और डिस्कस करना होगा। इसको हम बोलते हैं जड़त्व। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया, गैलीलियो नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इनर्शिया की प्रॉपर्टी को दिया था। इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन का रेजिस्टेंस करे, मतलब कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करने का रेजिस्टेंस करे। भी वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। डेट्स मीन वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता, अपनी पोजीशन पे ही बने रहना चाहता है। वो होती है उसकी, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे, सो इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कंप्लीटली डिपेंड ऑन दी इनर्शिया। तभी हमने पहले इनर्शिया की प्रॉपर्टी को समझा है क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। जाहिर सी बात है, ये तो जब तक कि किसी भी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन है तो मोशन में ही रहेगा। यही होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। चलिए रेस्ट की पोजीशन में क्या होगा? जितना भी इसका नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, यानी उसके ऊपर जितना भी फोर्स लगाया जाए तो वो क्या है? जीरो रहे ओवरऑल। तो हम कहेंगे भी वो रेस्ट की पोजीशन में है। अगर वो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो ना हो, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाए तो वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। चलिए सेकंड लॉ करते हैं। सेकंड लॉ
ऑफ न्यूटन लगा लीजिए या मोशन लगा लीजिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में अभी तक हमने ये डिस्कस किया है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, तो वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम सेकेंड लॉ में पढ़ेंगे, अगर कुछ ना कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स हो, यानी वो नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी में चेंज आने का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक नई टर्म जो हमें सेकेंड लॉ में पढ़नी है, मोमेंटम, वो यहाँ पर हमें इस एक्सेलरेशन की टर्म से क्रिएट होती है वो टर्म, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकेंड लॉ जो न्यूटन का है, ये हमें मोमेंटम की टर्म के बारे में ही बताता है। जो मोमेंटम होता है इसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ये किसके बराबर होता है, v के बराबर होता है। अभी हमने कहा है यहाँ पर कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं होता तो वहाँ पे वेलोसिटी में चेंज है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब क्या है, जो ये मोमेंटम की टर्म है ये इस वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास फिक्स है तो ये किस पे डिपेंड करिए, ओवरऑल वेलोसिटी पे। वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी तो उसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा। चलिए हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो ये न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन है, ये क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अभी हमने यही बात तो की है भी, यहाँ पर जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाएगा, जितना ज़्यादा फोर्स इसमें होगा, भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो कुछ ना कुछ फोर्स होगा तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा। तो ये जो मोमेंटम है ये उसी पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब ओवरऑल किस पे डिपेंड करेगा, ये फोर्स पे। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा P बाई डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड फोर्स। यही बात हुई, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डेल्टा P बाई डेल्टा T। और जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाते हैं तो इसकी जगह हम क्या लगाते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, यानी F इज इक्वल टू K डेल्टा P बाई डेल्टा T। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये अगर हम यहाँ पे इसमें डेल्टा T लिमिट्स लगा देते हैं, लिमिट्स क्या लगाते हैं, डेल्टा T लिमिट्स टेंड टू 0, तो क्या होगा, ये डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। F इज इक्वल टू K dP बाई dt। लेकिन हमें पता है, अभी हमने किया था, जो ये P है ये किसके बराबर होता है, ये mv के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, mv के बराबर होता है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे बताया था भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो मोमेंटम है वो ओवरऑल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, फिक्स होता है। तो इसका मतलब क्या है, F किसके इक्वल आ जाएगा, d बाई dt ऑफ v। लेकिन हमें पता है जो ये टर्म है ये किसके बराबर होती है, ये होती है एक्सेलरेशन के बराबर। किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है, F इज इक्वल टू के एम ए। किसके बराबर होती है, F इज इक्वल टू के एम ए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था भी कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये। इसका मतलब क्या है, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 1 है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए। ओके, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, F इज इक्वल टू dP बाई dt इज इक्वल टू ma। दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।
नाउ वी डिस्कस द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ जी, न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, एक है ये ए, एक है बी, तो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो सेम क्वांटिटी में ये ऑब्जेक्ट भी उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही बी, जितना फोर्स ए लगाएगा उतना ही फोर्स बी लगाएगा। सिर्फ फ़र्क क्या होगा, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। गाइज मैं आपको पीछे एक बात बताना भूल गई, जो मोमेंटम है उसकी यूनिट भी वही रहेगी जो फोर्स की होती है। हम जानते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो वही क्या रहेगी, मोमेंटम की भी रहेगी। क्या रहेगी यूनिट, न्यूटन। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। अभी क्या कहा था हमने, भी कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर कोई भी फोर्स लगाता है तो अपोजिट फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट पर लगाएगा। डेट्स मीन हम ये कह सकते हैं फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए ड्यू टू ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी ड्यू टू ऑब्जेक्ट ए। ये दोनों इक्वल होते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जो ये मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है, ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए भी इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। इसके लिए हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि इस पर मैंने ऐसे हिट किया है तो हम ये कहेंगे मैंने तो इसको हिट किया, इस पर फोर्स लगाया, लेकिन हमारे हाथ पर भी कुछ ना कुछ हमें फील हुआ है, कुछ ना कुछ हिट हुआ है। जो ये हिट हुआ ये क्यों हुआ, क्योंकि किस बोर्ड ने यानी सेकंड ऑब्जेक्ट ने भी मेरे हाथ के ऊपर कोई फोर्स लगाया है। डेट्स मीन हम इसकी डेफिनेशन सिंपली दे सकते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट opposite in direction. That is Newton's third law of motion. ओके स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज के टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें आप लोग कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जान लीजिए। आप लोगों को आपका सॉल्यूशन बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में ही मिल जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।